बलिया में देखा जा रहा है कि जुहू चौपाटी बनाने की बात की जा रही है और गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश करने की बात की जा रही है। लेकिन आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो रही है तो कई सरकारी संस्थान जो है वो कहें तो एक गट्टर में तब्दील हो जा रहे हैं और यहाँ के लोग जो विकास पुरुष बने घूम रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, बलिया को मैंने बहुत सारा विकास कर दिया, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और ये सरकार क्या कर रही है, स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों के 4-4 दिन में हजारों के बिल आ रहे हैं। लोग सर पे स्मार्ट मीटर लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों को परेशान करके रख दिया है। बिजली के लिए परेशान, पेट्रोल के लिए परेशान, डीजल के लिए परेशान, गैस के लिए परेशान, आटा चावल दाल के लिए परेशान। विधायक जी, आप लोगों की भाषा में अगर कहें तो बिहार लूट लिया गया, बंगाल लूट गया, ऐसे ऐसे कई प्रदेश लूट गया। अभी 27 में क्या होगा? आपकी सरकार बनेगी या एक बार फिर से प्रदेश उत्तर प्रदेश को भी भाजपा के लोग लूट लेंगे? हमारे पुरनिया कहके बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो हम पछता रहे हैं बलिया वाले कि ना हम तो बस स्टेशन पा रहे हैं, ना हम जेल पा रहे हैं, ना हम मेडिकल कॉलेज पा रहे हैं। जो था हमारा वो भी चला गया। मऊ की बात करें तो मऊ के दोहरी घाट से औड़िहार के लिए ट्रेन चलाई जानी थी और उसका हरी झंडी दिखाने का समय आया था और देखा गया कि राजीव राय आपके पार्टी के सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ए के शर्मा जी के बीच में बड़ा विवाद हुआ। काफी लात घुस्से भी चले वहां पे कार्यकर्ताओं में दोनों पार्टी के। इस पे क्या कहेंगे? आखिर एक श्रेय लेने के लिए इस प्रकार के अगर कृत्य हो रहा है लोकतंत्र में, तो क्या कहेंगे आप? तो वो हमारी सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे और जेल भी बनाएंगे। बताता हूँ, ये शिलान्यास करके चले जाएंगे, बना नहीं सकते। तय हो गया कि नहीं बना सकते। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और फेफड़ा विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव के साथ। अभी बलिया में काफी चर्चा चल रही है विधायक निधि को लेकर के कि बलिया के जो 7 विधानसभा है, वो 7 विधायक है, कौन कितना विधायक निधि खर्च किया है। उसमें देखा जा रहा है कि सबसे अधिक अगर कोई विधायक निधि को खर्च करने वाला विधायक है तो संग्राम सिंह यादव है। और विपक्ष के रहते हुए भी अपनी सारी विधायक निधि जो थी वो खर्च कर चुके हैं और अपने फेफड़ा विधानसभा को जहां तक हो सका है उसे विकास के रास्ते पर लाने का प्रयास किए हैं। और भी कई सारी चर्चाएं हैं जो मैं करने का प्रयास करूंगा। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, वो जो विधायक निधि की बात चल रही है, लगातार इस पे चर्चा हो रही है बलिया में कि विधायक निधि सबसे अधिक अगर कोई खर्च किया है तो फेफड़ा विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव किए हैं। ये सब लोगों का निधि में कहीं ना कहीं कई करोड़ रुपए अभी बचे हुए हैं और आपने खर्च कर दिया। क्या क्या विकास किया आपने फेफड़ा में? क्या क्या किया जिससे सारे विधायक निधि खत्म हो गया आपके? फेफड़ा विधानसभा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा है जी, और मैंने खर्च कर दिया। इसका कई गुना पैसा होता तो हमारी विधानसभा में खर्च हो जाता। अच्छा। विधायक निधि के अलावा विपक्ष के विधायक के पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। जी। और जनता की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। सड़कें हमारी बहुत टूटी हुई हैं, बिजली का इंतजाम नहीं है, ट्रांसफार्मर सब क्षमता उसकी कम हो गई है, ओवरलोड हो गए हैं हमारे ट्रांसफार्मर, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। समस्याएं इतनी हैं, लेकिन 5 करोड़ की निधि में 18% जीएसटी काटने के बाद 4 करोड़ कुछ लाख रुपए बचते हैं, जो निधि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। क्षेत्र में चुनाव के समय में घूमते हुए और बाद में घूमते हुए जनता इतनी समस्याएं लिखाती है, वो समस्याएं बिल्कुल मुंह बाए खड़ी हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम जब देते हैं उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता भी बहुत नाराज है कि इनकी सड़क बन गई, हमारी नहीं बनी, हमारे में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो कभी कोई सड़क बनती है, कभी कोई सड़क बनती है, लेकिन बहुत सी सड़कें हैं जो अभी तक बन नहीं पाई हैं और कार्यकर्ता हमें लिख के दिए हैं और अंतिम समय अब चल रहा है, चुनाव का समय आने वाला है। निधि तो ये बहुत कम है, अभी और निधि होती तो हमारी खर्च हो जाती। और मैंने जितना भी पैसा आया तुरंत प्रशासन को हमने अपना प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव देने के बाद उस सड़कें बनी, बहुत सी सड़कें बनी, बिजली का काम हुआ, लाइटों का काम हुआ और जो भी निधि आएगी आगे भी वो निधि तुरंत में प्रस्ताव देकर के प्रशासन से चुनाव से पहले एक नया पैसा खर्च हो जाए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के विकास में इसको लगना चाहिए। मैं यही मान के चलता हूँ और इसको मैंने इसी हिसाब से प्रशासन को दे करके और मॉनिटरिंग करके इसको खर्च कराने का काम किया है। 35 लाख रुपए जो बचे हुए हैं, जो हमने फेसबुक के माध्यम से देखने को मिला, जो मीडिया के लोगों ने निकाला है, वो 35 लाख रुपया भी मैंने प्रस्ताव दिया था। उन सड़कों पर किसी अन्य विभाग से काम हो जाने के कारण वो पैसा विभाग में वापस लौट आया है। फिर मैंने प्रस्ताव दे दिया है और वो भी पैसा जल्दी खर्च हो जाए। जी।
विधायक जी, इतना सारा विकास आपके विधानसभा में हुआ है, अभी भी चलने पे लगता है कि बहुत सारा काम बाकी है। बहुत सारा काम बाकी है। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहूंगा, गर्मी का सीजन चल रहा है आजकल, अगर कोई 1 किलोमीटर चल देता है तो उसको प्यास लग जाती है पानी के लिए। और फेफना विधानसभा ही नहीं बल्कि बल्कि पूरे बलिया जिला में हर विधानसभा में जो आरओ प्लांट लगा हुआ है 5 लाख 7 लाख रुपया लगा करके, और सारे के सारे खराब पड़े हुए हैं, जो यात्री स्टेट है सारे के सारे खराब पड़े हुए हैं। इस पे कोई काम हुआ कि नहीं आपके माध्यम से? हम तो आरओ प्लांट अभी लगाए नहीं। आरओ प्लांट अब मैंने दिया है विद्यालयों को, कि विद्यालय के प्रबंधक से मैंने कहा कि आरओ लग रहा है बच्चों के पानी पीने का, आप इसका कम से कम मॉनिटरिंग करते रहिएगा और समय समय पर इसकी सर्विसिंग कराते रहिएगा, ताकि ये चलते रहे आरओ प्लांट। अब लगने वाले हैं आरओ हमारे, कुछ विद्यालयों के हमारे साथियों ने मांगा था तो अब ने आरओ दिया है। अभी हमारा कोई आरओ अभी लगा नहीं है, अब लगने जा रहा है। लेकिन जो खराब है उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? खराब जो विभाग बनवाया है उसको बनवाना चाहिए, चाहे जिसकी निधि से बना है उसे उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। मेरे द्वारा कोई आरओ अभी तक लगा नहीं है, अब लगने जा रहा है। और जो आरओ हम लगाएंगे उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उसकी सर्विसिंग भी जो कराएगा उससे लिखित लेने का काम करेंगे कि आपको इसका सर्विसिंग करना है। जैसे आजकल सड़कें बन रही तो 25-25 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उनको दी जा रही है। उसी तरह से प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि उनको ये जिम्मेदारी दिया जाए कि कुछ भी होता है तो इसका मेंटेनेंस वो करेंगे। मैंने जितनी भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं थी, इतनी सड़कें हैं, सारे सड़कों को और सारी समस्याओं को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। विधानसभा में बार बार मेरी इतनी सड़कें खराब हैं जो उसको बार बार मैंने कहा है। आज भी वो सड़क अमाव से लेके विशेषरपुर और विशेषरपुर से इकौनी से मेड़ावरा, इसी तरह से ये रामपुर चीट की सड़क बहुत मांग करने के बाद किसी तरह से बनी। NH-31 से रामगढ़ का डेरा, मैं प्रशासन से जिलाधिकारी से मिलने वाला हूँ इसके लिए। वो सड़क इतना अवैध खनन हो रहा है जिसके वजह से उस सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है, और पास होने के बाद भी ठेकेदार नहीं बना पा रहा। डर रहा है कि इतने बड़े बड़े ट्रक इस पर चल रहे हैं, मैं बनाऊंगा तो एक दिन में सड़क नहीं बचेगी। तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, अवैध खनन को रोकना चाहिए। और बार बार कहने के बाद दिशा की मीटिंग में भी अवैध खनन नहीं रुक पा रहा है और उस सड़क बर्बाद हो रही है। हमारी अमाव से लेके और विशेषरपुर तक सड़क, ये जो ग्रीन फील्ड बन रहा है उसके जो बनाने वाली जो कंपनी है उसने ये लिखित में दिया था कि जो ग्रीन फील्ड की मट्टी का काम हो जाएगा तो मैं उसको बनाऊंगा। जिला अधिकारी महोदय को मैंने इसको लिख के पूरा उनका जो एग्रीमेंट था वो दिया, उसके बाद भी वो ग्रीन फील्ड के जो ठेकेदार हैं उसको नहीं बना रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मांग होगी जिला अधिकारी महोदय से कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया था PWD से कि टूटेगी सड़क तो हम बनाएंगे, तो उसको जल्दी बनवाने का काम करें। चितबड़ा गांव में हमारे यहाँ पहला विधानसभा है जिसमें तहसील नहीं है। हमारे जनपद की सभी विधानसभाओं में तहसील है। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने मांग किया चितबड़ा गांव को तहसील बनाया जाए। फेफना में ब्लॉक तक नहीं है, फेफना हमारी विधानसभा है। जितनी विधानसभा है जिनका नाम है वहां पर तहसील है, हमारी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें ब्लॉक भी नहीं है। तो फेफना ब्लॉक की मैंने मांग की थी। अगर ये सरकार बनाती है तो ठीक है, नहीं बनाती है तो चितबड़ा गांव को तहसील और फेफना को ब्लॉक बनाने का काम मैं करूंगा। आपकी सरकार आएगी तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा। जी जी। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेदार विधायक भी हैं, तो मैं आपसे ये भी जान सकता हूं कि बलिया में देखा जा रहा है कि जुहू चौपाटी बनाने की बात की जा रही है और गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश करने की बात की जा रही है, लेकिन आज भी अगर थोड़ी सी बारिश हो रही है तो कई सरकारी संस्थान जो है वो कहें तो एक गट्टर में तब्दील हो जा रहे हैं। और यहाँ के लोग जो विकास पुरुष बने घूम रहे हैं, मैं विकास पुरुष हूँ, बलिया के मैंने बहुत सारा विकास कर दिया, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? कल मैं संयोग से ये मिड्ढी चौराहे से जी और मैं जा रहा था NCC चौराहे की तरफ जी, मैंने देखा कोतवाली के सामने, कोतवाली के आगे और पीछे आज भी सीवर लाइन का काम चल रहा है जी। और ये सीवर लाइन का काम शुरू हुआ था हमारे सरकार के माननीय मंत्री थे स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी, तब शुरू हुआ और आज तक बलिया कितने साल हो गए हमको लोग 35-40 साल में सीवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ। नगर पालिका हमारी एकदम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है, सीवर लाइन हमारी सोने का अंडा देने वाली ये मुर्गी बन गई है। 40-40 साल तक काम पूरा नहीं हुआ, सोच लीजिए। तो जुहू चौपाटी तो छोड़ दीजिए, बलिया का साधारण भी विकास हो जाए तो मैं मानता हूं कि ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा सपने बलिया के लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात कही गई, बार बार कहा जाता है अब मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा, अब मेडिकल कॉलेज का। क्या मेडिकल कॉलेज जब 6 महीने में बन पाएगा? न तो हमारा मेडिकल कॉलेज बन पाया, और हमारी जेल को इसलिए खाली करा दिया गया है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। जब जेल के लिए जमीन बाहर खरीदनी थी तो जेल जहां था वहीं जेल रहने देते, और मेडिकल कॉलेज बाहर बनाते तो मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी बढ़ती है, तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी तो बाहर होता। अगर हम बना रहे एक सड़क रिंग रोड, तो रिंग रोड पर अगर हमारा मेडिकल कॉलेज होता तो किसी विधानसभा का आदमी, बलिया के जनपद का किसी कोने का आदमी उस रिंग रोड से पकड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता। शहर में जेल में बनने के बाद कितना कंजेस्टेड हो जाएगा, हमारा जो अस्पताल है कितना कंजेस्टेड है कि मरीज को वहां लाने में कई बार जाम होने से मरीज दम तोड़ देता है। तो विजन जो रखेगा, विजन रखता कोई, यहाँ इस सरकार विजन रखती तो निश्चित रूप से, जैसे आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बना है, गाजीपुर में बना है, इसको निश्चित रूप से विजन वाले नेता होते तो इसको बाहर बनाते और जेल जहां है वहां रहने देते। आप जो अंदर बाहर की बात कर रहे हैं कि जेल अंदर होती है और मेडिकल कॉलेज बाहर होता है, ये तो दूर की बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 27 करोड़ में मात्र मेडिकल कॉलेज बना कैसे पाएंगे आप? न हमारे पास अब आज मेडिकल कॉलेज होगा, न हमारे पास जेल होगी। ये बलिया की दुर्दशा है कि हमारे पास जेल भी नहीं होगी, हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी नहीं होगा। जेल में हमारा कोई 107, 116 का, 151 का जो बंदी होता है उसको भी मऊ भेजा जाता है। मऊ हमारे बहुत बाद का बना हुआ जनपद है, जहां भेजा जाता है। शर्म आती है ये कहने में कि हमारे लोग वहां अपने लोगों से मिलने के लिए मऊ में जाते हैं और लाइन लगा खड़े रहते हैं। कितना परेशानी झेल करके जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, और वहां से कैदियों को यहाँ लाने में, फिर ले जाने में कितना परेशानी होती है। तो इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई आगे की सोच नहीं है कि क्या हम करेंगे तो क्या सही रहेगा। हमारी इन्होंने जेल भी ले लिया और मेडिकल कॉलेज भी 27 करोड़ में बनने वाला नहीं है, तो मैं मान के चलता हूं कि इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। तो अब हमारी सरकार बनेगी तो मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे और जेल भी बनाएंगे। बताता हूं, ये शिलान्यास करके चले जाएंगे, बना नहीं सकते, तय हो गया कि नहीं बना सकते। हमारा बस स्टेशन का क्या स्थिति है देख लीजिए, बसें हमारी सड़क पर खड़ी हो रही हैं, हम बस अड्डा भी नहीं बना पाए। बस अड्डा में कोई परेशानी थी तो पहले उस परेशानी को दूर करके काम शुरू करना चाहिए था। मैं बात सुनता हूं कि हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कहाँ है मामला, लेकिन अगर है तो हमारा बस अड्डा तब टूटना चाहिए था जब कोर्ट से आदेश हमें मिल जाता, तब तोड़ करके बनाना चाहिए था। आज जाम लगता है वहां बस स्टेशन पर, तो बलिया तो चरमरा रहा है जाम से। तो मैं केवल सकारात्मक राजनीति करता हूं, किसी की बुराई में नहीं करता, लेकिन सोच करके कोई काम किया जाता तो निश्चित रूप से जनता को सुविधा होती। आज बिना सोचे जो काम किया गया, बिना सोचने की वजह से, बिना कोई प्लानिंग बनाने की वजह से, इस सरकार में ना कोई प्लानिंग है ना कोई विजन है। कोई विजन है, बिना विजन के लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे पुरनिया कह के बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। तो हम पछता रहे हैं बलिया वाले कि ना हम तो बस स्टेशन पा रहे हैं, ना हम जेल पा रहे हैं, ना हम मेडिकल कॉलेज पा रहे हैं। जो था हमारा वो भी चला गया। विजन वाली सरकार आएगी और पहले से सोचे कि मुझे क्या करना है। कोई बाधा है तो उस बाधा को पहले हम दूर करेंगे। मेडिकल कॉलेज बनाना है तो हम जेल को तोड़कर क्यों बनाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज को बाहर बनाएंगे। और हमारा जेल का इतिहास है 1942 का, उस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी इसलिए मिटाना चाहती है कि इन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, तो इनको बार बार जब जुलूस निकलता है तो उसमें इनको दूसरे के नारे लगाने पड़ते हैं। अपना कोई नेता नहीं है जो आजादी में भाग लिया उसका नारा लगाना पड़े। तो ये आजादी के जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं और सारे इतिहास को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई इतिहास रहा ही नहीं। विधायक जी, अभी कुछ दिन पहले देश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत हुई और सरकार और सरकारी लोग ये कहते हुए दिखे गए कि सरकार गैस की कहीं कमी नहीं है, तेल की कहीं कमी नहीं है, पूरा गोडाउन भरा हुआ है। लेकिन 2 दिन पहले अभी फिर से मोदी जी का बयान आया है कि जो देश के लोग हैं देश हित में तेल पेट्रोल का खपत कम करें, गाड़ी कम चलाएं और सोना 1 साल तक अगर नहीं खरीदे तो देश हित में काफी अच्छा होगा। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान नहीं दिया होगा। ये प्रधानमंत्री का काम है। यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। विजन होता तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल मत खरीदिए, डीजल मत खरीदिए। ये इनके पास एक विजन है
कि अगला चुनाव कैसे हम जीतेंगे उसकी प्लानिंग करते हैं जी और प्लानिंग में सफल हो जाते हैं। उस दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चुनाव जब बीत जाएगा जी तो कहेंगे कि सोना मत खरीदिए। जी बहुत हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं। आप बताइए, बिना मंगलसूत्र के कोई शादी होगी क्या? मंगलसूत्र सोने का बनता है। जी बिना हिंदू की शादी में, मैं मुसलमान की बात हटा देता हूं कि जी मुसलमान से इनको नफरत है, जी जी हिंदू की शादी में बिना सोने के कोई काम होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। जब नहीं होता है तो प्रधानमंत्री जी मना कर रहे हैं सोना नहीं खरीदना है, प्रधानमंत्री जी पेट्रोल कहते हैं नहीं खरीदना है, डीजल मत खरीदो। अपने क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। जी जिस दिन बयान दिया उसी दिन इन्होंने बहुत बड़ी रैली की है, जी इन्होंने बहुत बड़ा रोड शो किया है। प्रधानमंत्री जी, कोई भी बात अगर हम कहते हैं तो पहले उसका पालन अपने से शुरू करना चाहिए। जी रिजर्व बैंक का खजाना तो खाली कर देने वाली ये भारतीय जनता पार्टी सोच थी। जब रघुराम राजन ने कहा था कि ये रिजर्व बैंक का पैसा, रिजर्व जो पैसा भारत का है उसको मत छुइए, किसी आफत में किसी परेशानी में ये पैसा काम आएगा। जी कोई विजन वाली सरकार होती तो पहले से स्कीम बनाती, कोई संकट आने वाला है तो हम ऐसा व्यवस्था करें कि हमें जनता से कुछ न कहना पड़े, जनता जो मांगे वो चीज हम जनता को देते रहें। ये विजन वाली सरकार होती तो करती। इस सरकार के पास केवल एक विजन है, चुनाव आयुक्त अपना बनाओ, चुनाव को पूरा लूटो और लूट करके अपनी सरकार बनाओ और मनमानी करो जनता के हिसाब से। जब जनता से वोट लेना ही नहीं है, अपने वोट फर्जी डाल करके और वोट करा देना है, तो जनता से जिस सरकार का कोई काम नहीं है जनता से, तो वो जनता के हित का ख्याल नहीं रख सकता। उसको तो है कि ये चुनाव जनता वोट दे तब और न दे तब हम जीत जाएंगे। पिताजी, अब चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं और अभी 2027 में हमारे यूपी का चुनाव होने वाला है। इससे पहले अभी बिहार का चुनाव हुआ, फिर बंगाल का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव से आपकी पार्टी और अखिलेश यादव और आप तमाम लोग ये आरोप लगाते रहे कि यहाँ पे SIR के तहत तमाम नाम काट दिए गए हैं और अब हम लोग सख्त हो जाएंगे और हमारे पीडीए प्रहरी जो है सब लोग तैयार होकर के एक भी वोट लटने नहीं देंगे। बंगाल की ममता दीदी भी इस पे काफी मजबूती से काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में बहुत करारी हार मिली है उनको, क्योंकि उन्होंने अपना भी सीट हार गया है। इस पे क्या कहेंगे? उनको हार मिली नहीं है, उनको जानबूझ के हराया गया, लूटा गया बंगाल का अच्छा चुनाव। अच्छा बताइए, 27 लाख वोट को सुप्रीम कोर्ट में जब डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 27 लाख को अगली बार दे दीजिएगा वोट। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा अगली बार वोट दीजिएगा, तो इस बार के चुनाव में किसको जिताने के लिए 27 लाख वोट आपका अगर काट दिया जाएगा और उससे कम वोट में आप चुनाव जीत जाएंगे, तो बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं ही जब पारदर्शी चुनाव नहीं कराएंगी, जब न्याय नहीं करेंगे, तो ममता बनर्जी हो या कोई हो क्या कर सकता है? आप सोच लीजिए, सोच के देखिएगा, वो 27 लाख वोट अगर पड़ गया होता तो क्या स्थिति होती। और ये लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके वही वोट कटवाते हैं जो विपक्ष का वोट होता है उसको कटवाते हैं, अपना वोट संरक्षित। तो सरकार तो ये कह रही है कि ये लोग सपा के लोग और विपक्ष लोग खाली आरोप लगाते हैं कि हमारा वोट कटा हुआ है, लेकिन जितना वोट कटता है सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या होते हैं। आज तक कोई बांग्लादेशी पकड़ा गया? उस SIR में कोई बांग्लादेशी कहीं पकड़ा गया? इतने दिन से, ये 11 साल हो गए, एक बांग्लादेशी को उन्होंने बाहर किया। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी आसाम में मिलते हैं, तो आसाम में बंद कर दिया जाता है, चुनाव करा लिया जाता है। ये केवल झूठ बोलते हैं, केवल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और केवल चुनाव जीत करके और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। आम जनता पीस रही है। अब आम जनता निश्चित रूप से सड़क पर आएगी और निश्चित रूप से सड़क पर आकर के इनका विरोध करेगी और जितना ये वोट डालना सोचेंगे उससे कई गुना वोट डाल करके अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। अब जनता भी अब समझ चुकी है कि ये लूट रहे हैं, तो जनता अब स्वयं अपने हाथ में लेने वाली है। और जनता जब जाग जाती है तो बड़े से बड़े घराने गिर जाते हैं, बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाती हैं, बड़े से बड़े तानाशाह खत्म हो जाते हैं। एक समय आएगा ये सरकार भी खत्म होगी और जनता की सरकार बनेगी और जनता के लिए सरकार बनेगी। अभी 27 में चुनाव होने वाला है हम लोग यूपी में, और अखिलेश यादव की बात करें तो सर्व समाज की बात करते हैं, हर जाति धर्म को लेकर के साथ में चलने का काम करते हैं। लेकिन अभी ये कि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक बयान आया है जो काफी विवादित हो चुका है। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को वेश्या से तुलना कर दिया है कि वेश्या समान होते हैं ब्राह्मण। इस पे क्या कहेंगे आप? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म सभी जातियों का सम्मान करते हैं, कभी किसी का अपमान के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। ऐसा नेता बड़ा मिलना मुश्किल है।
उन्होंने कभी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने नहीं देखा है इसको जो आप बता रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत रूप से सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको लेकर के चलने वाला काम करते हैं और हमेशा लेकर चलने का काम करेंगे। सबको लेकर चलने का काम करेंगे। राजकुमार भाटी पे भाजपा इस समय काफी आक्रामक है इस बयान को लेकर के। पार्टी ने हमको लगता है कहीं ना कहीं से कुछ का कुछ जोड़ लिया होगा। एक बार मैंने देखा कि राहुल गांधी जी कभी कह रहे थे कि आलू को सोना बनाने वाली बात मोदी जी ने कहा, अच्छा। उस बीच की बातें काट करके और वो राहुल गांधी पर उन्होंने चिपका दिया। हमको लगता है ऐसा ही कोई बात होगी, पूरी बात नहीं देखा गया होगा और बीच में कोई बात काट करके और दिखा दिया होगा राजकुमार भाटी ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बहुत बार बहुत जात धर्मों का अपमान करते हैं, सदियों से करते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सदियों से लोगों का मजाक बनाते चली आ रही है, सदियों से मजाक उड़ाती चली आ रही है और जरूर कोई ना कोई खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा। जैसे मैंने देखा नहीं कि राहुल गांधी को जैसे उन्होंने कहा कि आलू का सोना बनाने की मशीन, तो वो उन्होंने मोदी जी की बात को कोट किया था और जो भाजपा का आईटी सेल है उन्होंने बीच से काट करके कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं आलू डालो सोना निकालो। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ राजकुमार भाटी 2 दिन पहले विधायक जी बहुत सुलझे हुए आदमी है। 2 दिन पहले अभी मऊ की बात करें तो मऊ के दोहरी घाट से औड़िहार के लिए ट्रेन चलाई जानी थी और उसका हरी झंडी दिखाने का समय आया था और देखा गया कि राजीव राय आपके पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ए.के. शर्मा जी के बीच में बड़ा विवाद हुआ, काफी लात घुसे भी चले वहां पे कार्यकर्ताओं में दोनों पार्टी के। इस पे क्या कहेंगे? आखिर एक श्रेय लेने के लिए इस प्रकार के अगर कृत्य हो रहा है लोकतंत्र में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं निश्चित रूप से उस योजनाओं के उद्घाटन में भारत सरकार वहां के सांसद को निमंत्रण देके बुलाती है। एक आपने देखा होगा फेफना में भी 2 गाड़ियों के ठहराव का मामला था, तो सरकार ने भारत सरकार के अधिकारियों ने मुझे भी चिट्ठी देकर के बुलाया था। उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के सांसद सनातन पांडे जी थे, उनको भी और नीरज शेखर जी को भी बुलाने का काम किया था। इसी तरह से वहां निश्चित रूप से राजीव राय को भी निमंत्रण देके बुलाया गया होगा। लेकिन मंत्री जी ने निश्चित रूप से अपना रुतबा दिखाने के लिए और प्रयास किया होगा कि हम सारा श्रेय ले जाएं। तो देखिए, सांसद को आप नकार नहीं सकते। जब भारत सरकार की योजना है तो सांसद की प्राथमिकता होती है, सांसद को बुलाया जाता है, सांसद से हरी झंडी दिखवाई जाती है, वही वहां का मुख्य अतिथि होता है। प्रदेश का विधायक नहीं हो सकता, मैं मिनिस्टर भी होता प्रदेश का तो मैं वहां मुख्य अतिथि नहीं हो सकता, क्योंकि योजना भारत सरकार की है। मंत्री जी चूंकि आए हैं गुजरात से और गुजरात के हाई कमान के द्वारा भेजे गए हैं, तो उनको लगता होगा कि भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार, हम ही मालिक हैं। तो मंत्री जी को संवैधानिक पद पर हैं, उनको पहले पढ़ लेना चाहिए कि भारत सरकार की योजना है तो उसका मुख्य अतिथि सांसद ही उस लोकल एरिया का सांसद होता है और उसको चिट्ठी देके बुलाया जाता है। यहाँ बलिया में भी हुआ था, लेकिन बलिया में देखा गया था कि आप लोग सभी लोग, हर दल के लोग मिल करके और हर झंडी दिखाए थे। तो इसमें श्रेय लेने वाली कौन सी बात है? वहां का सांसद वहां का मुख्य अतिथि होता है, होना चाहिए। और अगर जा रहा है तो आप उसकी होटिंग कर रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि आप कहते हैं हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस है और एक सांसद को आप बेइज्जत करना चाहते हैं, एक प्रतिनिधि को आप बेइज्जत करना चाहते हैं, तो आम जनता का क्या होगा? जब सांसद के साथ आपका व्यवहार इस तरह का है तो आम जनता से आप क्या करते होंगे? ये सोचने वाली बात है। विधायक जी, आप लोगों की भाषा में अगर कहें तो बिहार लूट लिया गया, बंगाल लूट गया, ऐसे ऐसे कई प्रदेश लूट गया। अभी 27 में क्या होगा? आपकी सरकार बनेगी या एक बार फिर से प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भी भाजपा के लोग लूट लेंगे? उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के चुनाव में भी जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को और विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा और 2/3 बहुमत से सरकार अखिलेश यादव की इसलिए बनेगी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब हमारी सरकार जरूरी है, पीडीए की सरकार जरूरी है, जो गरीब के लिए और दुखी और पीड़ित लोगों के लिए काम करे, हमारे जो गांव में किसान जो रहता है उसके लिए काम करें, जनता के लिए काम करने वाली सरकार अब लोग चाहते हैं। अब उद्योगपतियों से लोग घबरा चुके हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगी और ये सरकार क्या कर रही है? स्मार्ट मीटर लगा करके लोगों के 4-4 दिन में हजारों के बिल आ रहे हैं। लोग सर पे स्मार्ट मीटर लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों को परेशान करके रख दिया है। बिजली के लिए परेशान, पेट्रोल के लिए परेशान, डीजल के लिए परेशान, गैस के लिए परेशान, आटा चावल दाल के लिए परेशान। अब जनता को एकदम चूसने के
नौबत आ चुकी है, जनता एकदम परेशान हो चुकी है। अब जनता इनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है, ये कोई तिकड़म लगा ले, अब जनता इनसे लड़ेगी और जनता ही इनको हराने का काम करेगी। जी, मेरा लास्ट सवाल होगा, अभी देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं या फिर प्रदेश की महिलाएं जो है वो जा करके जो समाजवादी पार्टी के सांसद या बड़े नेता है उनका घेराव करके और अब 33% आरक्षण की मांग कर रही हैं, तो आप लोग आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि ये परगलाने वाला काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, आप भी जानते हैं, मीडिया होने के नाते आपको भी पता है कि 2023 में, और उसमें सर्वसम्मति से पास हुआ, किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। ये जो बिल लेके आए थे ये परिसीमन करना चाहते थे, और जैसे कोई फिल्मों में आप देखते होंगे ऊपर कोई और कागज लगा के और नीचे दस्तखत करा लिया जाता है, इन्होंने सोचा कि महिला आरक्षण के आड़ में हम परिसीमन बिल पास करा लें। तो परिसीमन बिल पास कराना तो पहले जनगणना कीजिए, जनगणना करने के बाद जो संख्या आएगी उसके हिसाब से परिसीमन का बिल लेकर आइए। ये चाहते हैं कि अपने मनमानी तरीके से हम पूरे भारत का नक्शा बनाकर, अगर परिसीमन बिल पास करा लेते हैं लोग तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? बिना गणना के परिसीमन कैसे हो जाएगा आप बताइए? जब संख्या पता होगी तब करा ले तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्रति या किसी प्रति क्या उससे नुकसान क्या होता है, ये हम जानना चाहते हैं। नुकसान क्या होता, संख्या कैसे बढ़ती है आपकी? अच्छा भाई, परिसीमन होगा जब संख्या, तब तो बढ़ेगी जब हमें पता हो जाएगा। आज 2011 के गणना के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं अभी, तो परिसीमन जब 2021 में होना था, 26 तक आपने अभी गणना नहीं कराई। आपने ही खुद कहा था कि गणना हो जाएगी, जब बिल पास करा रहे थे तो उस समय आपने कहा था कि गणना होने के बाद परिसीमन होगा तब आरक्षण दिया जाएगा। जब 23 में इन्होंने पास कराया था उसमें क्या लिखा था, और बीच में जल्दीबाजी क्या हो गई? ये केवल धोखा देना चाहते हैं देश को, ये महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। आरक्षण देना चाहते तो जितनी सीटें हैं उसमें 33% तैयार है विपक्ष, जितनी सीट है आज विधानसभा में 27 के चुनाव होने वाला है, विधानसभा में 403 सीट है, उसमें आप आरक्षण दीजिए, तैयार है विपक्ष। विपक्ष कर रहा है कि जितनी सीट अभी है उस पर दीजिए, और जब गणना हो जाए तो परिसीमन करके फिर उसको बढ़ा दीजिएगा। इसमें तैयार नहीं है, ये केवल परिसीमन करना चाहते थे, वो उसमें आरक्षण नहीं देना चाहते थे। इसलिए भांप लिया विपक्ष ने कि ये क्या करना चाहते हैं। इनके पास संख्या नहीं थी तभी बिल लेके आए, जानते थे कि विपक्ष इसका विरोध करेगा। ये परिसीमन ऐसा करना चाहते थे, आरएसएस ने ऐसा इनका पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था पूरे देश का कि अगर परिसीमन हो जाए और सीटें ये बढ़ा ले जितना बढ़ाना चाहते थे, उसमें अकेले ये 2/3 बहुमत में आ जाए, इसका इंतजाम ये कर रहे हैं। केवल ये बात है, वो ये इंतजाम करना चाहते हैं कि हम इतनी सीटें पा जाए, ऐसे परिसीमन करें कि हमारी सीटें निकल जाएं ज्यादा से ज्यादा, बाकी विपक्ष सिमट जाए। ये धोखा देना चाहते थे। धोखा देना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। आप लोकतंत्र से संविधान खत्म करना चाहते थे कि संविधान में लिखा हुआ है कुछ और, आप चाहते थे कि उसका पूरा पावर सरकार को मिल जाए। क्यों सरकार को मिल जाए? बाबा साहब, संविधान पर आपको विश्वास नहीं है? संविधान के हिसाब से चलिए, संविधान के हिसाब से परिसीमन कीजिए, पहले जनगणना पूरा हो जाना दीजिए, तब परिसीमन कीजिए। क्या जल्दीबाजी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल धोखा देना चाहते थे। इनका मन कतई महिला आरक्षण देने का नहीं है। अपने महिलाओं को ये लोग बेवकूफ बना करके सांसद क्या भेज रहे हैं। महिलाओं को भी पता है कि बिल तो हमारा पास हो चुका है, सरकार को लागू करना है, नोटिफिकेशन हो गया है, लागू कर दीजिए ना। 403 सीट है, इसमें लागू कर दीजिए 33%। कौन मना कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि उसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जो हिस्सा होता है उसको भी कोटा विद कोटा कर दीजिए। 33% में पिछड़ों का हिस्सा भी दे दीजिए, दलित का हिस्सा भी दे दीजिए। और ये मांग कर आज की थोड़ा है, जब माननीय नेताजी थे तब की है। मिलाकर के लोग गुमराह करना चाहते हैं, महिलाओं के सहारे अपना अपना मतलब निकालना चाहते हैं, अपना मतलब निकालना चाहते हैं, अपना गोटी सेट करना चाहते हैं। गोटी सेट, ठीक है। थैंक यू। तो ये फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव जी हैं, और इनकी बातों को सुनकर आपको क्या लगा, अपनी राय इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट में आप लोग जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।